हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। जैसा कि आपको पता है, मतलब अगले कुछ दिनों में एसएससी के काफ़ी सारे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे सीजीएल वगैरह, है ना। तो इसमें अपन एसएससी सीजीएल के 2024 के पीवाईक्यूज कर रहे थे, ये वाली सीरीज में। ठीक है, इंग्लिश के पीवाईक्यू से शुरू किया था अपन ने, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अभी अपन। ऑलरेडी 6 पार्ट हो चुके हैं अपने, ये 7th पार्ट है इस सीरीज का। तो जिसने 6 पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, और 7th वीडियो से कंटिन्यू करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो आप, क्योंकि सारे वर्ड्स इसके आगे नए हैं लगभग। अपने बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है। मैं अभी एएसओ की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, सीएसएस में। ठीक है, सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया रैंक 62 थी जब एग्जाम दिया था मैंने। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, जैसे सीएचएसएल फेज 9 का एग्जाम हुआ, आरआरबी एनटीपीसी का हुआ, सीडीएस का प्री भी क्लियर किया था। इसके एसएसबी में नहीं गया था मैं, क्योंकि तब तक मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो गया था, है ना। डाउट अगर किसी को भी पूछने हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो ये डाउट ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ आके आप डाउट पूछ सकते हो, या कोई जनरल डाउट भी हो तो वो भी पूछ सकते हो। ऑलरेडी 200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप वहाँ आके अपना डाउट पूछ सकते हो। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का अपना, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स। ठीक है, कैट्स से रिलेटेड कुछ भी चीज हो तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में काफी बार आया है ना। तो इसको लगभग आप रट ही लेना। ठीक है, तो पहला जो अपना ऑप्शन है बोवाइन। बोवाइन जो वर्ड होता है वो होता है कैटल्स के लिए। ठीक है, कैटल जैसे गाय हो गई अपनी, बफेलो मतलब भैंस हो गई, है ना। ऑक्स मतलब बैल हो गया। इन सब के लिए अगर कुछ भी टर्म यूज करना है अपन को तो उसको बोलते हैं बोवाइन। तो ये तो अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब आते हैं पर अपने नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट टर्म है अपना कैनाइन। कैनाइन जो टर्म यूज होता है वो होता है डॉग्स के लिए यूज, है ना। तो अगर डॉग से रिलेटेड कुछ भी बात हो रही होगी तो वहां कैनाइन टर्म यूज होगा। ठीक है, जैसे अपने जो ह्यूमंस के 32 दांत होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, है ना। तो जो नुकीले दांत होते हैं ना, चार अपने कैनाइन टीथ, वो मतलब डॉग्स के दांत होते हैं, उसी के जैसा शेप होता है। तो वहीं से आया है कि जो कैनाइन टीथ हैं वो डॉग्स के जैसे होते हैं, इसीलिए। तो बस कैनाइन कहीं भी दिखे उसको आप डॉग से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट है अपना फेलाइन। फेलाइन जो वर्ड होता है वो कैट फैमिली के लिए होता है। तो जो है फेलाइन होता है कैट्स के लिए यूज। कैट्स या फिर कैट फैमिली में जैसे टाइगर वगैरह होते हैं, उन सब के लिए क्या यूज होता है, फेलाइन। तो अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स। तो कैट्स से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, फेलाइन। तो अपना सही आंसर हो गया फेलाइन। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है टोराइन। तो जो टोराइन है ना, वो होता है बुल के लिए यूज। बुल मतलब हार्ड जो होता है ना, उसके लिए अगर टर्म को यूज करना है तो उसको बोलते हैं टोराइन। ठीक है, टोराइन का एक मतलब और होता है कि अपने बॉडी में एक केमिकल होता है, उसको भी टोराइन बोलते हैं। ठीक है, जो अमीनो एसिड से बनता है, तो उस केमिकल को भी टोराइन बोलते हैं। तो कभी एसएससी बायोलॉजी वाले टर्म के साइंस में पूछे तो ये केमिकल का नाम है टोराइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर हो गया फेलाइन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डीलिंग विद थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत आ रही है या कोई चीज करनी है अपन को, डिफिकल्ट चीज या कुछ भी डेली लाइफ की चीज करनी है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइडियलिस्टिक हो जाए कि ये काम ऐसे ही होगा, ये करना है वो करना है। नहीं 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 नहीं, उसको प्रैक्टिकली जैसे होता है कि उस मतलब जो भी समस्या का है वो सॉल्यूशन हो जाए और काम भी हो जाए। तो ऐसे मतलब प्रैक्टिकल वे में काम करने को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं भी अच्छे से समझाता हूँ। दो चीजें होती हैं। एक तो होता है जैसे आप अपनी तैयारी कोई लेके, मानो कि एसएससी की तैयारी कर रहा है कोई। तो दो बच्चे हैं, एक बिल्कुल आइडियलिस्टिक, ठीक है, एक है प्रैग्मेटिक। तो आंसर तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है आंसर। लेकिन अभी मैं समझाता हूँ पूरा इसको। आइडियलिस्टिक जो ए स्टूडेंट है वो क्या करेगा, एक मतलब एकदम ऐसा आइडियल शेड्यूल बनाएगा पहले तो वो, कि सुबह 6 बजे उठना है, 6:30 पे नहा धो के पढ़ने बैठ जाना है, 10 बजे तक पढ़ना है, 10:15 पे नाश्ता करना है, फिर ये वो पढ़ाई करनी है, 20 मिनट का ब्रेक लेना है। मतलब ऐसा शेड्यूल जैसे फॉलो ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर और क्या करेगा वो आइडियलिस्टिक बच्चा,
कि ब्लैक बुक पूरी रट लूंगा मैं, PYQ गए भाड़ में, अपन तो सब कुछ रट लेंगे। फिर मैथ के मैं कैट के भी क्वेश्चन सारे कर लूंगा, CDS के भी सारे, चाहे टफ हो चाहे कैसा हो, सारे क्वेश्चन करके जाऊंगा मैं। इंग्लिश के न्यूज़पेपर दुनिया भर के सारे मीनिंग याद कर लूंगा, रीजनिंग बैंक की भी लगा लूंगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आइडियलिस्टिक बच्चा हो गया, इसको पता ही नहीं है कि मतलब इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक होता है प्रैग्मेटिक बच्चा, वो देखेगा सिलेबस और PYQ कि क्या क्या आ रहा है एग्जाम में। कि PYQ मतलब उसने देखा कि वोकैब जो है, ये वन वर्ड वगैरह जो मैं पढ़ा रहा हूँ ज्यादातर PYQ से रिपीट हो रही हैं, तो वो ये पढ़ लेगा कि हाँ इतना कर लिया बहुत है। फिर वो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देगा, टाइम टेबल अपना ऐसा बनाएगा कि सुबह 6 बजे उठ के थोड़ा रेस्ट वेस्ट एक्सरसाइज कर ली, खाना वाना खा ली, बिल्कुल एकदम टाइट शेड्यूल नहीं बनाएगा। ठीक है, आज एक दिन कम पढ़ाई हुई तो कल कर लेंगे, थोड़ा ब्रेक लेगा, एंटरटेनमेंट भी करेगा। तो ये होते हैं प्रेग्मेटिक बच्चे, जो मतलब समझते हैं कि भाई इतना आइडियलिस्टिक होना, इससे तो सिलेक्शन नहीं होगा, होगा प्रैग्मेटिक होने से ही। तो प्रैग्मेटिक अभी आप समझ ही गए होंगे, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, अब बाकी के 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन है सिनिक, स्केप्टिक और स्टोइक। तो सिनिक और स्केप्टिक का मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, इनके बीच में माइनर सा अंतर होता है। जो सिनिक होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है, आप उसकी हेल्प मतलब उसकी कोई हेल्प करेगा ना तो बस यही सोचेगा कि इसका कोई काम तो नहीं निकल रहा मुझसे। मतलब कुछ भी, सब इंसानों के बारे में ये सोचता है कि बाकी लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, मेरी हेल्प करने कोई नहीं आ रहा। ठीक है, स्केप्टिक होता है शक वाला आदमी, कि यार ये काम कर रहा है तो शायद इसका कोई मतलब भी निकल सकता है, और ये मेरी हेल्प भी कर सकता है, ये अच्छा आदमी भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन लेके चलेगा, तो ये शक करने वाला आदमी होता है, और ये तो बिल्कुल निगेटिव आदमी है, सिनिक जो हो गया। ठीक है, जैसे कोई MLA का चुनाव लड़ रहा है कोई आदमी, ठीक है, और उसने क्या किया, गरीबों को खूब सारा खाना वाना खिलाना शुरू कर दिया, और रोड बनवा दी उस शहर की, और काफी उसने मतलब सच में डेवलपमेंट कराया उस बंदे ने। तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो एक पर्सन है जो सैनिक है, वो क्या सोचेगा कि इसको चुनाव जीतना है इसलिए कर रहा है, इसके अपने काम के लिए कर रहा है। ठीक है, और जो स्केप्टिक है, वो क्या सोचेगा कि यार ये लोगों की मदद भी तो कर सकता है, क्या पता इसको लोगों की मदद करना अच्छा लगता हो। तो इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है, ये दोनों तरफ का सोचता है, और ये बस एक ही, कि लोग अपने मतलब के लिए करते हैं सब काम। ठीक है, अब है अपना लास्ट वर्ड इस क्वेश्चन का, स्टोइक। स्टोइक मतलब उसको दुख भी हो रहा होगा ना, मतलब बिल्कुल पेन में भी होगा ना, तो उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे याद करना, एस फॉर स्टोइक, इसका एस याद रखना, और एस फॉर स्टोन। पत्थर को आप ऐसे मारते फेंकते फिरो, कुछ भी कहीं भी मार दो, तो पत्थर के फेस पे कोई एक्सप्रेशन दिखते हैं क्या? नो एक्सप्रेशन। पत्थर बिल्कुल ऐसे रहता है ना, सॉलिड, कुछ आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो। हालांकि ये थोड़ा अनरियलिस्टिक एग्जांपल है, दो बिल्कुल ऐसी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर कर रहा हूँ, पर याद करने के लिए आप स्टोइक को स्टोन से याद कर सकते हो, कि कितना भी दुख दर्द दे दो उसको, उसके फेस पे नहीं दिखेगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने चारों वर्ड हो गए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेगमेटिक। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, मतलब वो चीज गायब ही हो गई है, बिल्कुल विलुप्त हो गई है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट बोलते हैं ना, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए ना अब। तो बस इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सटिंक्ट, कि जो अब है ही नहीं, उसके ट्रेसेस भी नहीं मिल रहे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। बाकी 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। डिस्ट्रॉयड मतलब वो गायब नहीं हुई है चीज, तहस नहस हो गई है, जैसे अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग गिर जाती है ना, ऐसे बिल्डिंग गिर के तहस नहस हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय, किसी चीज को बर्बाद कर देना। ठीक है, तो मतलब एक्सटिंक्ट से इसका क्या फर्क है, कि ये तो बिल्कुल गायब ही हो गई, और डिस्ट्रॉयड में अपन फिर से उस बिल्डिंग को बना सकते हैं ना। तो बस रिमूव क्या हो गया, एक चीज कहीं किसी जगह पर रखी है, उसको वहां से हटा के कहीं और रख देना। जैसे ये मेरी एक डायरी है, इसको मैं यहाँ से उठा के कहीं और रख दूं, तो इसको हम बोलते हैं रिमूव। आई रिमूव द डायरी फ्रॉम दिस टेबल एंड केप्ट समवेयर एल्स। ठीक है, या फिर जैसे आप किसी के घर में जाते हो तो वहां लिखा रहता है, या वो बोलते हैं कि रिमूव योर शूज, कि मतलब अपने शूज को यहीं छोड़ दो, है ना, अंदर मत लाओ। ठीक है, तो एक जगह यहीं छोड़ दो, ये अंदर लाने के लिए नहीं है शूज। ठीक है, लास्ट है अपना वेनिस्ड। वेनिश मतलब एकदम से कोई चीज डिसअपियर हो जाए। ठीक है,
तो जैसे आपने वो जादूगर देखे होंगे, वो टोपी में डाल के कबूतर दिखाते हैं और फिर कबूतर एकदम से गायब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वैनिश। ठीक है। आपको अपनी एसएससी की तैयारी में क्या करना है, जब तक सिलेक्शन मतलब लगने लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाए, तो भाई थोड़ा वैनिश होके ही रहना है, आराम से पढ़ना है अपना। ठीक है, एंटरटेनमेंट वगैरह करना है, दोस्त वोस्त से मिलना है, पर ज्यादा सोशलाइजिंग नहीं करना है, तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा जितना मैं मानता हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है ना। तो अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए, एक्सटिंक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, वी एज ह्यूमन बींग्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ बिलीविंग इन द थिंग्स दैट कैन बी सी एंड टच्ड। तो अपन को बस अंडरलाइन वाले का ही देखना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वही बिलीव कर पाते हैं जो उनने देख रखा है या टच कर रखा है। ऐसे स्पिरिचुअल भूत वूत ये सब दिखता नहीं है तो उन पर ज्यादातर कोई बिलीव करता नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ऐसी चीजों को बोलते हैं टेंजिबल। जिन चीजों को आप टच कर सकते हो ना उनको बोलते हैं टेंजिबल। जैसे फोन हो गया आपका, बुक्स हो गई आपकी। बुक्स तो काफी लोग नहीं टच करते होंगे, है ना, गलत एग्जांपल दे दिया मैंने। और और भी बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे ग्लास ऑफ वाटर हो गया, इन सब चीजों को आप टच कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? टेंजिबल। और इसका उल्टा क्या होता है? इनटेंजिबल। मैंने बताया था ना, इन कुछ भी किसी वर्ड के आगे लग जाए तो उसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है। इनटेंजिबल चीजों को आप टच नहीं कर सकते। जैसे हैप्पीनेस है, खुशी है, तो आप उसको टच करके देख सकते हो कि कैसी है ना। या फिर फियर है, किसी को डर लग रहा है, तो आप टच करके देख सकते हो? नहीं। तो ऐसी चीजों को इनटेंजिबल बोलते हैं। ठीक है। इनटेंजिबल का ही सिनोनिम होता है इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल मतलब, सबसे पहले तो पल्पेबल मतलब क्या होता है? पल्पेबल मतलब आप टच कर सकते हो उस चीज को। इसके आगे इम लगा दिया तो इसका मीनिंग अपोजिट हो गया। इम्पल्पेबल मतलब उसको टच नहीं कर सकते ऐसी चीज को। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए अभी मैंने दिए थे, फियर, हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है। ये हो गया अपने दो वर्ड। अब आते हैं अपन बाकी के दो वर्ड भी देख लेते हैं, सारे ऑप्शन देखने होते हैं ना एसएससी में। तो स्पिरिचुअल वो हो गया जो आप अपने अंदर इनसाइड सोल के लिए करते हो, मतलब अंदर से खुश रहने के लिए करते हो। जैसे कुछ चीजें होती है मटेरियलिस्टिक, कुछ चीजें होती है स्पिरिचुअल। मटेरियलिस्टिक चीजें तो फिजिकल आप वर्ल्ड के लिए करते हो, बाहर के वर्ल्ड के लिए, फोन ले लिया तो खुशी मिलेगी, है ना, या फिर नए कपड़े ले लिए तो खुशी मिलेगी। इन चीजों से खुशी मिलती है, मतलब ये फिजिकल टच करने वाली चीजों से मिलती है, तो आप इसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक। और अगर आपको मतलब जैसे आपने मेडिटेशन किया, ठीक है, और आपको अंदर से बहुत शांति मिल रही है, पीस, या मंदिर जाते हो तब आपको शांति मिलती है, तो इन सब चीजों को बोलते हैं स्पिरिचुअल, जो आप अपनी सोल के लिए करते हो। ठीक है। तो ये हो गया स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक का डिफरेंस, है ना। और लास्ट वर्ड है अपना इनएक्सप्रेसिबल। एक्सप्रेसिबल तो वो होता है जिसको आप वर्ड्स में बता पाओ कि वाह ये चीज कितनी सुंदर है, ऐसे। और इनएक्सप्रेसिबल लगते से नॉट इन वर्ड्स, आप उसको वर्ड्स में बता ही नहीं सकते। इसका परफेक्ट एग्जांपल वो होगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर आपको अपनी ड्रीम पोस्ट मिल जाए, तो फिर वो जो खुशी होगी ना वो इनएक्सप्रेसिबल होगी, आप बता ही नहीं पाओगे कि आपको कितनी खुशी हो रही है। खुशी के आंसू सुना है आपने? बस वही हो गया कि आप मुंह से तो नहीं बता पाओगे, आपके फेस पे दिखेगा, तो वो इनएक्सप्रेसिबल चीज हो गई, है ना। आप फील कर सकते हो उसको, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो ये हो गए चारों वर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेंजिबल। टेंजिबल याद रखना, टेंजिबल को आप टचेबल से याद करना। टी फॉर टेंजिबल और टी फॉर टचेबल, मतलब जो चीज आप टच कर सकते हो उसको बोलते हैं टेंजिबल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फियर ऑफ स्नेक्स। फियर के लिए तो मैंने बहुत बार बता रखा है कि फोबिया कहीं भी दिखे उसका मतलब होता है फियर, किसी भी चीज का डर। ठीक है। अब फोबिया के बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मैंने बता रखा है। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब सी फॉर क्लॉस्ट्रो, सी फॉर क्लोज्ड, मतलब क्लोज स्पेसेस का, कि बंद, मतलब जैसे एक रूम किसी ने बंद कर दिया, आप उसके अंदर बंद कर दिए, तो अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो वो वहां मतलब बेहोश वगैरह हो जाएगा। या लिफ्ट में आपने देखा होगा कुछ लोग बेहोश बेहोश हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है। बाकी जैसे होता है हाइड्रोफोबिया, किसी को पानी से डर लगता है ना। वैसे बहुत सारे फोबिया होते हैं। ठीक है। बिब्लियोफोबिया तो नहीं है किसी को, ज्यादातर को होगा वैसे तो। बुक बुक से डर लगता हो, उठाई नहीं जाती, तैयारी करनी है,
यूट्यूब पे वीडियो 100 देख लेंगे लेकिन किताब से नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये मत करना। पीवाईक्यू वगैरह किताब से भी लगा लेना, है ना। चलो बाकी देख लेते अपन, बाकी के 3 फोबिया इसमें हैं जो ऑप्शन में। ये है अपना, एक तो जीनोफोबिया है। जीनोफोबिया मतलब, जीनो का मतलब ही कहीं भी देखे ना आपको, जीनो मतलब फॉरेनर या स्ट्रेंजर। मतलब ऐसे स्ट्रेंजर से जैसे डर लगता है ना, या बाहर की कंट्री वाले लोगों से जैसे डर लगता है, उसको होता है जीनोफोबिया। ठीक है। जीनो वैसे भी आप देख पा रहे हो ना, जीनो इंडिया में तो ऐसा कोई नाम होता नहीं है, तो इसको मान लो कोई फॉरेनर कंट्री के बंदे का नाम है जीनो, उससे किसी को डर लग रहा है तो उसको है जीनोफोबिया। ठीक है। अब है नेक्स्ट सिन जिनेसोफोबिया। सिन जिनेसोफोबिया, इसको ऐसे करना, सिन प्लस जीन्स प्लस ओ प्लस फोबिया। ठीक है। सिन मतलब सेम या टुगेदर। ठीक है। जीन्स मतलब, जीन्स किससे मिलते हैं आपको? अपने फैमिली वालों से, फैमिली या रिलेटिव्स। ठीक है। तो सेम फैमिली या रिलेटिव वालों से आपको डर लग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंजिनेसोफोबिया। तो सिंजिनेसोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ रिलेटिव्स। मतलब रिश्तेदारों से अगर किसी को डर लगता है तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? सिंजिनेसोफोबिया। तो इसमें बस आप ये जीन्स वर्ड याद रखना। जीन्स से याद रखना कि फैमिली से रिलेटेड है, और फिर फैमिली से रिलेटेड मतलब रिश्तेदारों से कुछ डर लग रहा है। तो अभी जैसे तैयारी कर रहे हैं बहुत बच्चे, तो ज्यादातर लोग तैयारी में जो बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली सिलेक्शन तक डेडिकेटेड हैं, तो वो ज्यादा देखा होगा आपने, मैरिज शादी पार्टी वगैरह में कम ही जाते हैं, है ना। रिश्तेदारों के तानों से उन्हें बहुत डर लगता है भाई। डर तो नहीं लगता, मतलब ऐसे ही है कि दूर रहो भाई, क्यों ही भड़क में पड़ना, है ना। अपनी आराम से पढ़ाई वढ़ाई करो, तो उसको बोलते हैं सिंजिनेसोफोबिया। तो सबसे ज्यादा ये सिंजिनेसोफोबिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको होता है ना। मेरे को तो था भाई, कम जाता था मैं मिलने मिलने, है ना। फिर देखते हैं लास्ट। लास्ट अपना ओफिडियोफोबिया। ओफिडियो ऑफ फोबिया। फोबिया तो मतलब डर हो गया, और जो ओफिडियो होता है ना, ये स्नेक से रिलेटेड होता है ये टर्म। तो ओफिडियोफोबिया हो गया फियर ऑफ स्नेक्स। किसी को सांपों से डर लगता है तो फोबिया ओफिडोफोबिया। ठीक है। ये ओफिडियोफोबिया कहाँ से आया है? जैसे बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, किंगडम होते हैं, उसके नीचे फाइलम आते हैं। ठीक है। उसके नीचे ऐसे ही ऑर्डर, सब ऑर्डर, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है ना। तो ऐसे ही है ये ओफिडियो है ना, एक सब ऑर्डर है सांपों का। स्नेक्स जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनका एक सब ऑर्डर है। ठीक है। जैसे किंगडम हो गया एनिमेलिया, उसके नीचे कोई इसका फाइलम है, फिर उसके नीचे इसका कोई ऑर्डर सब ऑर्डर है, तो ये रेप्टिलिया में आते हैं। और उसके नीचे होता है ओफिडियो। तो बस ये एक बायोलॉजी से रिलेटेड है ये वर्ड ओफिडियो, तो इसको आप स्नेक से याद रखना। अब आप सोच रहे होगे ये इतनी बायोलॉजी क्यों पढ़ाई मैंने। मैंने इसलिए पढ़ा दी, आपको तो वैसे ही ओफिडियो से बस स्नेक याद रखना है, रटना है। लेकिन ये जो मैंने पढ़ा दी ना, इससे आपको याद करने में इजी हो जाएगा कि ये ठीक है, किंगडम फाइलम वगैरह होते हैं, वहां से आया है ये टर्म। बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा एग्जाम में कि ओफिडियो आया कहाँ से है, तो फिर डब्बा गोल है ना। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसका रूट क्या है वर्ड का। तो अपना सही आंसर हो गया सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन आज का। अ परफॉर्मर फर्स्ट पब्लिक एक्सपीरियंस, मतलब पहली बार वो स्टेज पे आता है या पहली बार किसी चीज में एंट्री मारता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सबको पता है, डेब्यू बोलते हैं इसको, डिबट नहीं, डेब्यू। जैसे सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था, 18 की एज पे किया था शायद। विराट कोहली ने ओडीआई में डेब्यू किया था श्रीलंका के खिलाफ। तो जो इनका पहला मैच होता है ना, पहला पब्लिक अपीयरेंस ओडीआई वगैरह में या इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उसको बोलते हैं डेब्यू। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, किसी नए एक्टर को लाते हैं किसी पिक्चर में, तो वो उसकी डेब्यू फिल्म होती है ना। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डेब्यू। ठीक है। बाकी 3 देख लेते हैं। डॉन। डॉन तो मैंने आपको बताई था, डॉन मतलब सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, जैसे सुबह हो रही है, बस सूरज निकल ही रहा है, आसमान में रोशनी आ ही रही है, तो उस अर्ली मॉर्निंग के टाइम को बोलते हैं डॉन। ठीक है। फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन होती है किसी भी चीज की नींव। जैसे आपकी एसएससी में मैथ आती है,
तो पूरे यूट्यूब पे सब कहते रहते हैं ये ट्रिक लगा दो, मिक्सचर एलिगेशन में ये कर दो, रेशियो में ये वाली ट्रिक लगा दो, ये वो। लेकिन फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है बेसिक। जब तक वो बेसिक से क्वेश्चन करना नहीं आएगा ना एक्स और वाई से, तो एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन आ गया ना नए टाइप में, तो सब रखे के रखे रह जाते हैं। तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए आपके। ठीक है, तो हो गया अपना फाउंडेशन। फिर है लास्ट वर्ड आज का, लास्ट वर्ड है प्रेमाइस। प्रेमाइस के दो मीनिंग होते हैं, अगले स्लाइड पर बताता हूँ। प्रेमाइस एक तो वो होता है जैसे ये कोई जमीन है, इस पे कोई ऑफिस वगैरह की बिल्डिंग बनी है, ठीक है, मान लो ये है मेरी मिनिस्ट्री, मान लो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसका जो बिल्डिंग के अंदर ये जो रूम वगैरह है, सब कुछ जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं प्रेमाइस सेस। लास्ट में एस और लगा देते हैं। तो एक तो ये मतलब हो गया प्रेमाइस का। दूसरा ये हो गया कि कोई आपने चीज मानी, उसके ऊपर कोई और चीज बेस्ड है, तो इसको बोलते हैं प्रेमाइस। इसका मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे एक है, अगर आप सोच लो, इफ आई स्टडी फॉर 6 नहीं, हाँ 6 आवर्स डेली, आई विल गेट सिलेक्टेड इन एसएससी। ठीक है, तो ये जो है इफ आई स्टडी फॉर 6 आवर्स डेली, ये आप पहले इस बात को सच मानोगे ना कि 6 घंटे का डेली पढ़ूंगा तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये जो 6 घंटे डेली पढ़ने वाली बात हो गई, इसको बोलते हैं प्रेमाइस। और उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट बेस्ड है, ये हो गई स्टेटमेंट आपकी, कि अगर 6 घंटे डेली पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन एसएससी में हो जाएगा। तो ये जो इफ वाली चीज होती है ना, जिसपे कोई चीज और चीज बेस्ड होती है, इसको बोलते हैं प्रेमाइस। ठीक है, एन आइडिया और थ्योरी ऑन विच अ स्टेटमेंट और एक्शन इज बेस्ड। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रेमाइस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज। आपने कभी कभी देखा होगा जैसे इंडिया में कोई बिल पास होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, काफी लोग मतलब रोड पे निकल जाते हैं, फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, बस वगैरह जला दी। काफी लोग मतलब उनकी आपसी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, बस वही है हो हल्ला करते निकल रहे हैं और फिर सारे सामान को आग लगा रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैम्पेज। तो रैम्पेज मतलब इकट्ठे काफी सारे लोग निकल गए और खूब हो हल्ला मचाते हुए जा रहे हैं और चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब ये वॉयलेंस से कैसे अलग है? वॉयलेंस मतलब कुछ भी हो सकता है, वॉयलेंस मतलब दो लोगों में लड़ाई हो गई, तो बस, तो वो फिजिकल फोर्स का यूज कर रहे हैं, मतलब हाथापाई हो गई, ठीक है, तो बस उसको बोलते हैं वॉयलेंस। वॉयलेंस में ये जरूरी नहीं है कि हल्ला मचा रहे हैं या चीजों को नुकसान कर, नहीं भाई, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की हालत खराब कर रहे हैं, तो वो हो सकता है वॉयलेंस। ठीक है, और ब्रूटैलिटी क्या होता है? ब्रूटैलिटी मतलब ये लोग तो जा रहे हैं फिर हो हल्ला मचाते हुए, फिर पुलिस वाले भी तो आते हैं, फिर लाठियों से सबको भगा देते हैं अपने घर, मतलब फिर वो बिल्कुल मारते हैं ना जानवरों जैसे इनको सही करने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रूटैलिटी, है ना। तो ये तीनों वर्ड आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, एक वर्ड बचा है अपना, कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब, देखो, फोनी जो वर्ड होता है ना, उसका ही मतलब होता है साउंड। फोनेटिक्स सुना है ना आपने? फोनेटिक्स इंग्लिश में होता है फोनेटिक्स, मतलब ए कैसे बोलना है, ई आई ओ यू, स्वर जो होते हैं ना उसको बोलते हैं फोनेटिक्स। तो ये फोनी जो वर्ड हो गया ना, वो साउंड से रिलेटेड है। फोनी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे यूफोनी। यूफोनी मतलब बहुत प्लीजेंट साउंड है, किसी की बहुत अच्छी आवाज है, उसको बोलते हैं यूफोनी। ऐसे कैकोफोनी, तो कैकोफोनी मतलब बहुत बुरी साउंड है। कैको मतलब कर्कश होता है वैसे तो, ठीक है, मतलब हो हल्ला हो रहा है, जैसे सब्जी मंडी में जाओगे तो ऐसे चिल्लाते रहते हैं ना, भिंडी टमाटर ये वो, तो उसको बोलते हैं कैकोफोनी, हो हल्ला एकदम। या फिर डोरेमोन देखा है ना सबने बचपन में, तो वो सुना है मैं हूँ जियान वाला, सब एकदम पागल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कैकोफोनी, है ना। तो ये हो गया अपना ये वाला।
तो अपना क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, इसको बोलते हैं रैम्पेज। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ये मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। जो कैनिबल होता है ना वर्ड, वो करीबियन आइलैंड्स की एक ट्राइब है, करीब ट्राइब, वहां से आया है। ठीक है, तो करीब ट्राइब के यहाँ क्या होता है, एक रिचुअल होता है कि इनको साल में एक दिन ह्यूमन फ्लैश खाना है। ठीक है, वहीं से आया ये वर्ड कि ये करीब खुद ह्यूमंस हैं और एक इंसान का ही मीट खा रहे हैं वो। तो बस ऐसे लोगों को जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं या सेम स्पेशीज का फ्लैश खाते हैं उसको बोलते हैं कैनिबल। ठीक है, बाकी वर्ड देख लेते हैं, ओमनीवोर, हर्बीवोर। ये जो वोर वर्ड होता है ना, इसका मतलब ही होता है टू ईट। अब इससे बहुत सारे वर्ड निकलते हैं, जैसे हर्बीवोर। हर्बीवोर, वोर तो मतलब खाना होता है, हर्बी मतलब हर्ब, मतलब ग्रास, ट्रीज, मतलब ये घास वगैरह, ये वेजिटेरियन। वेजिटेरियन तो नहीं, घास वगैरह जो जानवर खाते हैं ना, जैसे काऊ होती है, वो यही सब खाती है, तो उसको बोलते हैं हर्बीवोर। फिर हो गया कार्निवोर। कार्निवोर जैसे चीता वगैरह, तो ये सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्निवोर। ओमनीवोर, ओमनीवोर क्या हो गया, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ये सब कुछ खा लेते हैं, ये घास वगैरह भी खा लेंगे और ये फ्लैश भी खा लेंगे। जैसे जो भालू होता है वो ओमनीवोर होता है, डियर। ठीक है, तो ये हो गए अपने तीनों वर्ड। लास्ट वर्ड देखते हैं हम, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होता है, जो जैसे कोई डेड एंड डिकेइंग, जैसे कोई मतलब इंसान मरा हुआ डला, इंसान तो नहीं है, कोई और, जैसे जंगलों में हिरण वगैरह मरा हुआ छोड़ देते हैं, चीता वीता जितना खाया उतना खाया, फिर उसके बाद जो ये डेड और डिकेइंग वालों पे खाते हैं ना, जो ये बचा हुआ डेड मैटर जो होता है, उनको बोलते हैं स्कैवेंजर। जैसे हमने वल्चर वगैरह देखी होंगी, वो ये, जैसे कोई मरा हुआ जानवर वगैरह पड़ा है तो इन्हीं को खाते हैं ये। ठीक है, तो बस ये वैसे एनवायरमेंट के लिए अच्छा भी होता है, वरना ये पड़े रह जाएंगे यहाँ पे बहुत वो होगा, कीड़े बीड़े लगेंगे, तो ये वल्चर वगैरह खा के ये सफाई करते हैं एक तरह से हमारे एनवायरमेंट की। ठीक है, चलो, तो अपने क्वेश्चन का तो सही आंसर ये है, वन हू ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, द सोल्जर स्ट्रक द एनिमी विथ शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स ऑन टू द एंड ऑफ द गन। तो ये छोटी सी क्या है, जैसे कोई बंदूक है, मान लो ये बंदूक है, इसके एंड में एक तलवार फिक्स कर देते हैं, बहुत गंदी तलवार बनाई है। ठीक है, ये है स्वॉर्ड, ये है बंदूक, गन अपनी, तो इसको क्या बोलते हैं, मैं फोटो से समझाऊंगा। इसको बोलते हैं बायोनेट। जैसे ये गन है ना, दूसरा कलर लेता हूँ, ये गन है ना, और ये लास्ट में चाकू या तलवार कुछ फिक्स कर दिया, तो इसको बोलते हैं बायोनेट। जैसे ये किस यूज आती है, जैसे इसकी गोली खत्म हो गई तलवार की और बहुत क्लोज है कोई एनिमी, तो ये फिर ऐसे इससे तलवार से भी लड़ सकता है या चाकू से। ठीक है, तो ये होता है इसका यूज। अगला है बैरन। बैरन जो होता है एक नोबल मैन होता है, यूके में टर्म यूज होता है ये, मतलब जो ऊंची कास्ट के लोगों के लिए जो यूज होता है यूके में टर्म, उसको बैरन बोलते हैं। जिसकी सोशल रैंक ज्यादा होती है यूके में, उसको बैरन बोलते हैं। बैटन जो होता है, बैटन, रेस वगैरह में आपने देखा होगा ना, ऐसे रनर दौड़ते हैं तो एक रनर दूसरे को कुछ ऐसे टाइप का डंडा टाइप का पास कर देता है, उसको बोलते हैं बैटन। ये जो है ना, ये है बैटन, रिले वगैरह में। एक बैटन का मतलब ये भी होता है कि जो पुलिस वाले डंडा यूज करते हैं ना मारने के लिए, ये मार रहा है, इसको भी बैटन बोलते हैं। एक इसका ऑर्केस्ट्रा वगैरह में ये जो मेन होता है ना, ऑर्केस्ट्रा चलाने वाला, ये जो स्टिक यूज करता है, इससे पूरे लोगों को डायरेक्शन देता है कि ये बजाओ ये बजाओ, उसको बोलते हैं बैटन। तो बैटन के दो तीन मतलब होते हैं, मेन तो मतलब वो होता है स्टिक होती है कुछ डंडे वंडे की, तो ये रेस में भी यूज होती है, पुलिस वाले भी यूज करते हैं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह वाले। आप तो ऐसे स्टिक से याद रखना बस। लास्ट वर्ड है अपना बाइकॉट। सही वर्ड, इसका सही आंसर तो ये बायोनेट है। बायगॉट और पढ़ लेते हैं, बायगॉट को आप याद रखना बाय गॉड से। ठीक है, मतलब जो कट्टर लोग होते हैं एकदम, उनको बोलते हैं बाय गॉड। वो किसी की सुनती नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है और तुम सब गलत हो। ठीक है, तो बस ऐसे लोगों को जो बिल्कुल कट्टर होते हैं, धर्म में भी होते हैं ना, गॉड से रिलेटेड रखना है, धर्म में भी कट्टर लोग होते हैं बहुत, तो बस ऐसे ही कट्टर लोगों को क्या बोलते हैं, बाय गॉड। लास्ट वर्ड है आज का अपना, ये सारे वर्ड्स तो मैं काफी बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ।
वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब हमेशा अच्छा अच्छा सोचता है वो फ्यूचर के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? तो मैंने बताया हमेशा कि एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पेसिमिस्ट। जैसे दो बच्चे हैं, एक ऑप्टिमिस्ट है ए, एक बी है पेसिमिस्ट, दोनों का एसएससी का पेपर है 5 दिन बाद या कल ही है मान लो। तो ये जो पेसिमिस्ट वाले बंदा क्या होगा, मतलब दोनों ने और बहुत अच्छे से तैयारी की है सबने, दोनों ने एमसीक्यू लगाए हैं, पूरे पीवाईक्यू लगाए हैं, सारी बुकें भी याद कर ली है, खूब सारे मॉक लगाए हैं। लेकिन ये जो पेसिमिस्ट है ना, वो निगेटिव बंदा है। ये क्या सोचेगा कि यार एकदम नए क्वेश्चन आ गए तो पीवाईक्यू में तो कुछ आया ही नहीं, तो मैं टाइम पे क्वेश्चन पेपर खत्म नहीं कर पाया, तो कल ये हो गया, तो मैं टाइम पे एग्जाम में नहीं पहुंचा, तो ये एकदम निगेटिव सोच वाले आदमी होते हैं। ठीक है, डार्क साइड ऑफ थिंग्स देखते हैं ये, डार्क। ऑप्टिमिस्ट वाला क्या होगा, ये कहेगा हाँ कल सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा, फटाफट 8 बजे तक एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाऊंगा, 8:30 तक एंट्री है तो। ठीक है, सारे पीवाईक्यू कर लिए मैंने, इससे बाहर जाएगा नहीं। एक आध नया क्वेश्चन भी आया, देखो एसएससी का मेन है, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो भाई 95 पीवाईक्यू ही आएंगे, 5 नए क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता भी नहीं है। वो होता है अगर टॉप 10 में रैंक लानी है या टॉप 100 में लानी है, उनके लिए होता है। बाकी 95 वालों से सिलेक्शन हो ही जाता है। तो ये क्या सोचेगा, सारे पीवाईक्यू मैंने लगा ही लिए हैं, अब तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फर्स्ट नहीं आया तो सेकंड आ जाऊंगा, सेकंड नहीं आया तो टॉप 100 में आ जाऊंगा, सिलेक्शन तो होगा कम से कम। तो ये होता है ऑप्टिमिस्ट बंदा, ये ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स देखता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। ये हो गए दोनों वर्ड। साइंटिस्ट तो सबको पता ही है, साइंस पढ़ के रिसर्च वगैरह करते हैं, उनको बोलते हैं साइंटिस्ट। सेंट मतलब साधु, देखे होंगे आपने, बाबा वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं सेंट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अपना ऑप्टिमिस्ट। तो इस वीडियो को अपन यहीं खत्म करते हैं, बाकी इसका इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 8, वो लास्ट होगा इस सीरीज का, क्योंकि मैंने सीजीएल 24 के जितने भी प्री और मेंस के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो सारे करा दिए हैं, और बाकी के जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट और देख लेना, एकदम फिर मस्त होके जाना पेपर में। पीवाईक्यू 2024 का तो सारा करा दिया मैंने। और यही नहीं, अगर 80 वर्ड पढ़ा रहा हूँ तो ये मत समझना कि 80 वर्ड किए, मैंने 80 के 4 मीनिंग भी कराए हैं आपको, तो लगभग मैंने 320 350 के आसपास वर्ड करा दिए हैं आपको। तो एकदम कॉन्फिडेंट रहना, है ना, ये सारी वीडियो देख लोगे तो काफी फायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे आप मेरे से पूछ ही सकते हो, और अगर कोई इंस्टा वगैरह चलाता है, वैसे तो मत चलाना इस टाइम, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकता है, ये मेरी आईडी है। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।